केदारनाथ एक तिब्बती लेखक था। इसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो यह 13वीं शताब्दी के अंत में पौंड देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पौंड इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह, फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेख बोगाज-कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य, अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के वेशनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सोहगोरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त होती है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से गर्तावास गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में कासा अर्पण कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरिकमेंडु पुडुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले भारत के संबंध वर्मा सुवर्ण भूमि वर्तमान में म्यांमार, मलाया, स्वर्ण द्वीप, कंबोडिया, कंबोज और जावा यवद्वीप से स्थापित हुए। महत्वपूर्ण अभिलेख शासक हाथी गुम्फा अभिलेख तिथि रहित अभिलेख शासक कलिंग राज खारवेल जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख रुद्र दमन शासक नासिक अभिलेख शासक गौतमी बलश्री प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त ऐहोल अभिलेख शासक पुलकेशिन द्वितीय मंदसौर अभिलेख शासक मालवा नरेश यशोवर्मन ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज शासक भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंद गुप्त देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन नोट अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला द्रविड़ शैली कहलाती है। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, अतः यह वेसर शैली कहलाती है। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायत शैली का कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। पंचायतन मंदिर के उदाहरण हैं कंदड़िया महादेव मंदिर खजुराहो, ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश, गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र। प्रागैतिहासिक काल जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास
के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। संस्कृत बर्तन का नाम मालवा काला या लाल, बुर्जुआ धूसर, जोखे लाल, दक्षिण नवपशौन चमकीला धूसर, पूर्वी नवपशौन भूरा लाल। अर्ध ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं। योनि मानव होमोसेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। पूर्व पाषाण युग या पुरापाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। शिकार पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में एवं पहिए का नवपाषाण काल में हुआ। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी प्राप्त स्थल तिरपक्कम था। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक काल अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिम बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं पहली फसल एवं जौ थी, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कोल्डिवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर के बने थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, सिंधी भाषा में, जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। असम का श्वेतब्रू गिबन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवावकपी है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जोड़वे संस्कृति से है। भारत में शिवालक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। प्रागैतिहासिक काल में भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। नोट: भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। सिंधु सभ्यता रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व मानी गई है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता को अर्ध ऐतिहासिक, प्रोटो हिस्टोरिक अथवा कांस्य ब्रॉन्ज युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक ने सन 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दास्क नदी के किनारे स्थित सुतकोंगेडोर बलूचिस्तान, पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे
अलमगीरपुर, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश। उत्तरी पूरा स्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मौंदा, जम्मू कश्मीर व दक्षिणी पूरा स्थल गोदावरी नदी के तट पर दायमाबाद, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। ये हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में पाए गए हैं। नोट: सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी घग्गर नदी है, जो हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। इसकी खोज 1963 ईस्वी में सूरज भान ने की थी। लोथल एवं सुतकोटदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। अग्नि कुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान हैं। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चन्होद्रो में मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर, दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। नोट: लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य वनमाली से मिला है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। सुरकोतदा, कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित में लोहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। पिग्गट में हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वां राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर इनकी पूजा क्या करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं।
स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबर वाला सौर इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मृणी मूर्तियों, मिट्टी की मूर्तियों अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मातृसत्तात्मक था। सिंधु काल में विदेशी व्यापार, आयातित वस्तुएं प्रदेश, तांबा प्रदेश, खेतरी बलूचिस्तान, ओमान, चांदी अफगानिस्तान, ईरान, सोना कर्नाटक, अफगानी ईरान, टीन अफगानिस्तान, ईरान, गोमेद सौराष्ट्र, लाजवर्त मेसोपोटामिया, सीसा ईरान। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी, उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति। हड़प्पा नदी रावी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला। उत्खननकर्ता दयाराम साहनी 1921, उत्खननकर्ता माधु स्वरूप वत्स 1926, व्हीलर 1946। मोहनजोदड़ो नदी सिंधु स्थिति पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लाड़काना जिला। उत्खननकर्ता राखाल दास बनर्जी 1922, मेके 1927, व्हीलर 1930। चनहुद्रो सिंधु नदी सिंध प्रांत पाकिस्तान, नवाब शाह जिला। उत्खननकर्ता मेके 1925, एन ची माजुमदार 1931। कालीबंगन घग्गर नदी राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। उत्खननकर्ता अमलानंद घोष 1951, वीवी लाल एवं बीके थापर 1961। कोट दीजी नदी सिंधु नदी सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान। उत्खननकर्ता फजल अहमद 1953। रंगपुर नदी मादर और स्थिति गुजरात का काठियावाड़ जिला। और उत्खननकर्ता रंगनाथ राव 1953 से 1954। रोपर नदी सतलज और स्थिति पंजाब का रोपर जिला। और उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा 1953 से 1956। लोथल भोगवा नदी गुजरात का अहमदाबाद जिला। और उत्खननकर्ता रंगनाथ राव 1954। अलमगीरपुर नदी हिंडन उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला। और उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा 1958। सुत कांगेडोर नदी दास्क पाकिस्तान के मकरौन में समुद्र नदी के किनारे। उत्खननकर्ता ऑरेल स्टाइन 1927। वन माली रंगुई नदी और स्थान हरियाणा का हिसार जिला। और उत्खननकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट 1974। धौलावीरा लूनी नदी स्थान गुजरात के कच्छ जिला। जेबी जोशी 1967 से 1968। रविंद्र सिंह बिष्ट 1990 से 1991। सोतकाह नदी सादीकोर और स्थिति दक्षिण बलूचिस्तान। और उत्खननकर्ता जॉर्ज डेल्स 1962। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का उपयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपर और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए
लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा-कालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियों। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिले हैं। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने योनि दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियां मिली है। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। वैदिक सभ्यता। वैदिक काल का विभाजन दो भागों ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईस्वी पूर्व में किया गया है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से इन 5 भागों में बटा था: कुल, ग्राम, विष, जन, राष्ट्र। ग्राम के मुखिया ग्रामिणी, विष का प्रधान विषपति एवं जन के शासक राजन कहलाते थे। राज्य अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। सुत, रथकार व कम्मादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। पूरब दुर्गपति एवं स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। दिशा उत्तर वैदिक शब्द, राजा का नाम। पूर्व उत्तर वैदिक शब्द, प्राची, राजा का नाम, सम्राट। पश्चिम उत्तर वैदिक शब्द, प्रतीची, राजा का नाम, स्वराष्ट्र। उत्तर उत्तर वैदिक शब्द, उदीची, राजा का नाम, विराट। मध्य राजा का नाम, राजा। दक्षिण राजा का नाम, भोज। नोट: ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा एवं समिति में भाग ले सकती थी। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्ठी शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। 10 राज्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परुष्णी या रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुआ। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जंघों से एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। उपनिषदों की कुल संख्या है 108, महापुराणों की संख्या है 18, वेदांग की संख्या है 6। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। स्त्रियों इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ
कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, आपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। जीविका उपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्य 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे: वास, अधिवास और उष्णीष। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक। दर्शन और प्रवर्तक। चार्वाक प्रवर्तक चार्वाक, योग के प्रवर्तक पतंजलि, सांख्य के प्रवर्तक कपिल, न्याय के प्रवर्तक गौतम, पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बादरायण, वैशेषिक के प्रवर्तक कनाद या उलूक। महर्षि कनाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है। आर्य के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं धूत कीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। गाय को अधन्या न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकाले जाने की व्यवस्था की गई है। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को बनी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाला व्यक्ति को व्यकनाट या सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदियों मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। ऋग्वैदिक कालीन नदियां। प्राचीन नाम, आधुनिक नाम: क्रूब, कुर्रम, कुभा, काबुल, वितस्ता, झेलम, आस्किनी, चेनाब, परुशनी, रावी, शतुद्री, सतलज, विपाशा, व्यास, सदानीरा, गंडक, दृशदती, घग्घर, गोमती, गोमल, सुवस्तु, स्वात। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में ही हुआ। ऋग्वैदिक कालीन देवता देवता संबंध: इंद्र युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता। अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ। वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता। धौ आकाश का देवता, सबसे प्राचीन। सोम वनस्पति देवता। उषा प्रगति एवं उत्थान देवता। अश्विन आश्विन विपत्तियों को हरने वाले देवता। पूषण पशुओं का देवता। विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता। मरुत आंधी तूफान का देवता। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में
वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। उत्तर वैदिक काल में हल को शिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमौन मुद्रा की इकाइयाँ थी, लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति और मूल्य के सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेदिक से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। श्राद्ध की प्रथा सबसे पहले दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। महाकाव्य दो हैं, महाभारत एवं रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बदरायण ने की थी। महाजनपदों का उदय बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपद में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। क्रम महाजनपद, राजधानी क्षेत्र, आधुनिक नाम। अंग राजधानी चंपा, क्षेत्र आधुनिक नाम भागलपुर, मुंगेर, बिहार। मगध गिरिब्रज या राजगिरी, राजधानी और क्षेत्र पटना, गया, बिहार। काशी राजधानी वाराणसी, क्षेत्र आधुनिक नाम वाराणसी के आसपास, उत्तर प्रदेश। वत्स कौशाम्बी, इलाहाबाद के आसपास, उत्तर प्रदेश। वज्जी वैशाली या विदेह या मिथिला, क्षेत्र वैशाली, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र। कौशल श्रावस्ती, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, उत्तर प्रदेश। अवंती उज्जैन या महिष्मती, राजधानी, क्षेत्र मालवा, मध्य प्रदेश। मल्ल कुशावती, राजधानी और क्षेत्र देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। पंचाल राजधानी अहिच्छत्र या कौंपिल्य, क्षेत्र बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। महाजनपद चेदी, राजधानी शक्तिमती, क्षेत्र आधुनिक नाम बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश। कुडू राजधानी इंद्रप्रस्थ, क्षेत्र आधुनिक नाम आधुनिक दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र। मत्स्य विराटनगर, क्षेत्र जयपुर, अलवर, भरतपुर, राजस्थान के आसपास के क्षेत्र। कंबोज राजधानी हाटक, क्षेत्र राजौरी एवं हजारा, क्षेत्र। सूरसेन राजधानी मथुरा, क्षेत्र मथुरा, उत्तर प्रदेश। अस्मक पोटली या पोतल, क्षेत्र गोदावरी नदी के क्षेत्र, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद। महाजनपद गंधार, राजधानी तक्षशिला, क्षेत्र रावलपिंडी एवं पेशावर, पाकिस्तान।